आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की धामी सरकार की। एक ऐसी सरकार जो खुद को धाकड़ कहती है लेकिन जमीनी हकीकत में बार बार अपनी ही बनाई हुई मुश्किलों में उलझती नजर आती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, ऋषिकेश का वन भूमि सर्वे, बनफूलपुरा की जल्दबाजी, त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत और अब आबकारी नीति में टेट्रापैक शराब, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। आज का वीडियो उन सभी सवालों पर है जिनका जवाब उत्तराखंड की जनता मांग रही है। जन भावनाओं से कट चुके शासन से, नीति निर्माताओं से और पीआर और नैरेटिव से चल रही धाकड़ सरकार से, इन सभी मुद्दों पर आपकी भी कोई राय या संदेश है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड सरकार का स्पष्ट रवैया न होना और कई मौकों पर सही समय पर सही निर्णय लेने में चूक धामी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। कई बार इसी की वजह से देखने को मिला है कि सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ा है। ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि भाजपा संगठन भी सरकार का बचाव करने में असफल साबित हुआ है। अब ये स्वघोषित धुरंधरों की सलाह मानने का नतीजा है या फिर अनुभव की कमी की लगातार एक के बाद एक राजनीतिक अस्त्र शस्त्र भाजपा के फेल होते चले जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहले बात उत्तराखंड भाजपा संगठन की कर लेते हैं, जिसकी कमान इस समय महेंद्र भट्ट के हाथ में है, जिनकी वजह से संगठन से लेकर सरकार तक एक बार नहीं कई बार फंस चुके हैं। कारण साफ, महेंद्र भट्ट जब भी पार्टी का डिफेंड करने के लिए कुछ बोलते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बवाल हो ही जाता है। एक बार हर घर तिरंगा अभियान के दौरान महेंद्र भट्ट कह गए कि जिसके घर पर तिरंगा नहीं होगा उसकी फोटो खींचकर भेजी जाए। महेंद्र भट्ट ने कहा तो ये किसी और मतलब से था, लेकिन उनके कथन से पार्टी ही बुरी तरह घिर गई। लोग व्यंग कर पूछने लगे कि जो पलायन कर गए उनके घरों में झंडे कौन लगाएगा। कभी महेंद्र भट्ट जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के उन लोगों को माओवादी बता देते हैं जो अपने टूटते घरों को नम आंखों से देख सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार कुछ करेगी। तो कभी गैरसैंण में भू कानून के लिए रैली करने वाले लोगों को वो सड़क छाप कह देते हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में खुद उनकी और उनकी पार्टी की खूब किरकिरी होती है, फजीहत होती है। सिलसिला यही नहीं थमता। इसके बाद भी महेंद्र भट्ट ने परीक्षा धांधलियों की सीबीआई जांच को लेकर आंदोलित युवाओं को नक्सली तक बता दिया, जिससे भाजपा को प्रदेश भर में जिल्लत का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रेमचंद्र अग्रवाल के विवाद के बाद उनके पुत्र की अग्रवाल के सुपुत्र के साथ व्यापारिक साझेदारी ने भी भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हालांकि बाद में दोनों ने इस साझेदारी से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन प्रदेश में भाजपा को जितना नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका था। इतने विवादों को जन्म देने वाले भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इतने पर भी नहीं समझे। अभी हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक्टर उर्मिला सनावर के भाजपा के बड़े नेताओं पर कथित आरोपों का जवाब देने में भी महेंद्र भट्ट सबसे पहले आगे आए, लेकिन यहां भी उनसे गलती हो गई। उक्त महिला पर राजनीतिक हमला करने के चक्कर में वो खुद ही उस आग में झुलस गए। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने उन पर ही ताबड़तोड़ आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में महेंद्र भट्ट ही नहीं पूरी भाजपा की इज्जत उछल गई। ऊपर से इस गंभीर मुद्दे को जाति की तरफ मोड़ने की कोशिश भी पार्टी को उल्टी पड़ गई, जिसके बाद भाजपा नेता और नेत्री ही इस मुद्दे पर सवाल उठाने लगे। कई भाजपा नेताओं ने तो महेंद्र भट्ट को हर मुद्दे पर बोलने से बचने की सलाह दे डाली। शायद वो भी समझ चुके हैं कि महेंद्र भट्ट जब भी कुछ बोलते हैं तो पार्टी की फजीहत ही करवा बैठते हैं, इसलिए अगर वो कम बोलें तो शायद पार्टी को ज्यादा फायदा हो। कुल मिलाकर भाजपा संगठन इस समय सवालों के घेरे में है। प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रभारी और महामंत्री भी इस समय जनता के सीधे निशाने पर हैं। यहां ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? क्या संगठन या सरकार में अनुभव की कमी है जिसकी वजह से मुद्दों को ठीक से टैकल किया नहीं जाता, या फिर दोनों ही जगह अपरिपक्व सलाहकार हैं जो ठीक से सलाह देने में सक्षम ही नहीं? धड़ाधड़ फैसले लेने वाले धाकड़ धामी आखिर क्यों कई बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उचित समय रहते सही फैसला ले नहीं पाते, जिसका खामियाजा प्रदेश में पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। सिर्फ अंकिता भंडारी हत्याकांड ही नहीं बल्कि कई अन्य मामलों में भी ये देखने को मिला है कि या तो सरकार की तरफ से उनमें देरी हुई या बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा और समय से पहले अति सक्रियता फजीयत का कारण बनी। उदाहरण सहित समझते हैं।
अब अंकिता वाले केस में ही देख लीजिए, जब इस केस की शुरुआती जांच में अंकिता की चैट सामने आई और उसमें किसी वीआईपी का जिक्र आया, तभी से पूरे देश में उस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग उठ रही थी। लेकिन उस समय भी इसको लेकर कोई कदम उठाया नहीं गया, उल्टा कमरे को ही वीआईपी बता दिया गया। आज कथित तौर पर वीआईपी का नाम फिर से चर्चाओं में है, जो प्रदेश की जनता के बीच गुस्से का एक बड़ा कारण है। भाजपा के बड़े नेताओं का नाम भले आरोपों के जरिए ही सही, अंकिता भंडारी केस से जुड़ना पार्टी की नई मुसीबत है। उस पर जिस तरह से मामले को टैकल किया गया, उससे जनता में उबाल है जो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज के अंतर्गत सीबीआई जांच की मांग करती जनभावनाओं को दरकिनार किया जा रहा है, जिससे पार्टी की इमेज और भी डैमेज हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, जब आसाम की एक बेटी के लिए तत्कालीन उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच करवा सकती है, तो फिर अंकिता भंडारी तो अपने प्रदेश की ही बेटी है, उसके लिए ये आनाकानी क्यों? हम बात कर रहे हैं जैनी प्रकरण की, जिसमें तत्कालीन सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को जांच से गुजरना पड़ा था और अपने पद को छोड़ना पड़ा था। सवाल यहां नैतिकता का भी है। आरोपों के बाद जिस तरह से हरक सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया, क्या वैसा ही भाजपा के नेताओं के साथ नहीं होना चाहिए? जब तक जांच पूरी होती है, तब तक तो आरोपित नेताओं को पद से हटाया जा ही सकता है, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन हो उल्टा रहा है। भाजपा अपने नेताओं पर लगे आरोपों का बचाव करने में ज्यादा ताकत लगा रही है, हालांकि इसका कोई असर पड़ता दिखाई दे नहीं रहा। अब भाजपा महिलाओं को आगे कर पार्टी का बचाव करने में जुटी है, लेकिन उल्टा अब वो खुद ही नेता जनता के निशाने पर आ रहे हैं। उर्मिला सनावर के सार्वजनिक आरोपों के बाद बीजेपी ने पहले अनुसूचित जाति कार्ड और फिर ब्राह्मण कार्ड खेलकर आरोपों को नकारने की नाकाम कोशिश की, लेकिन दोनों बार पार्टी असफल रही। इसके बाद दीप्ति रावत भारद्वाज को आगे कर यह कहा गया कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मामला एक महिला के सम्मान से जुड़ा है। अब यहां मूल प्रश्न उठता है कि जब इस पूरे प्रकरण में पीड़िता को छोड़कर शेष लगभग सभी नाम राजनीति और सत्ता तंत्र से जुड़े हैं, तो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए तर्क किस आधार पर दिया जा रहा है, जबकि आरोप, संबंध और प्रभाव तीनों ही राजनीतिक हैं। भाजपा की शालीन नेत्री की पहचान रखने वाली दीप्ति रावत का सीबीआई जांच पर भी गोलमोल सा रुक रहा। उन्होंने वीआईपी एंगल की जांच को भविष्य पर टाल दिया। ये भाषा जवाब देने से अधिक बचाव का संकेत देती है। इन घुमावदार बयानों से यह धारणा मजबूत होती है कि भाजपा इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, जबकि सवाल, आरोप और राजनीतिक कड़ियां अब भी जस की तस हैं। धामी सरकार इससे भी नहीं समझ पाई कि जब भी भाजपा का कोई भी नेता सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट कर रहा है, तो उनके कमेंट बॉक्स सिर्फ अंकिता के न्याय की मांग से भरते जा रहे हैं। इस मामले की बढ़ती गंभीरता को नजरअंदाज करना भी भाजपा की बड़ी चूक साबित हो सकती है। यकीनन यह भी सरकार से चूक हो रही है, जो जन भावनाओं को इतने पर भी समझने में नाकाम प्रतीत हो रही है। उत्तराखंड के लोग सड़कों पर हैं, कोई तमाशा करने नहीं, बल्कि इसलिए कि व्यवस्था ने उन्हें सुनना छोड़ दिया है। वह अंकिता भंडारी के लिए न्याय और सत्ता से जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसने राजनीतिक ताकत को अपना विशेषाधिकार बनाकर रख दिया है। महिलाओं की सुरक्षा कोई पीआर वाला संकट नहीं, ये कानून व्यवस्था की कसौटी है, जिस पर उत्तराखंड की धामी सरकार फेल साबित हो रही है। यह हालात तब है जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही गृह विभाग के भी मुखिया हैं। अंकिता भंडारी मामले में गिरता देख सरकार का पक्ष रखने के लिए कद्दावर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सामने आए, लेकिन जो पक्ष उन्होंने सरकार की तरफ से रखा वो थोड़ा अधूरा लगा। अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने दावा किया कि सरकार हर उस व्यक्ति को पूरी सुरक्षा देगी जो साक्ष्य लेकर जांच के लिए आगे आएंगे, लेकिन वो बोलते हुए शायद ये भूल गए कि जिस उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी करके इस मामले को हवा दी है, वो पिछले 4 दिन से गायब है। उस पर मुकदमा दर्ज है और नॉन अवेलेबल वारंट उसके लिए जारी हैं। अब भला वो कैसे सामने आएगी, और अगर आई तो सीधा उसे सलाखों के पीछे जाना होगा। वैसे जेल से ज्यादा उसके लिए कोई जगह सुरक्षित है भी नहीं। दूसरा, सीबीआई जांच की संस्तुति वाले सवाल पर उन्होंने माननीय हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट के द्वारा माना गया है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां वो फिर एक बात भूल गए कि उसी कोर्ट ने वीआईपी के जिक्र का भी उल्लेख किया है। अब यहां कई सवाल और खड़े हो जाते हैं कि जांच के बाद आरोपियों को सजा हो गई
उसी जांच में वीआईपी के जिक्र को कमरा बता दिया गया, जबकि मरहूम अंकिता की अंतिम चैट कुछ और ही बयां करती रही। खैर, आज के हालात में भी नए साक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री के पास अधिकार तो होता ही है कि वो सीबीआई जांच की संस्तुति कर ही सकते हैं। उसके बाद खुद सीबीआई तय कर सकती है कि उसे इस केस को आगे बढ़ाना है अपने निर्देशन में या नहीं। अब एक और प्रकरण देख लीजिए जिसमें धामी सरकार की अति सक्रियता या कहीं जल्दबाजी ने खुद ही एक नए मुद्दे को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश में शुरू हुआ वन भूमि सर्वे उत्तराखंड की धामी सरकार के अंतर्निहित विरोधाभास को उजागर करता है। मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी का संवैधानिक दायित्व है कि वे कानून का पालन कराएं, लेकिन एक राजनीतिक नेता के तौर पर वे ध्रुवीकरण बयानबाजी की राह भी अपनाते दिखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत वन विभाग ने 2800 एकड़ उस भूमि का सर्वे का आदेश दिया जो कानूनी तौर पर 1984 में वन विभाग को वापस मिली थी, लेकिन दशकों तक सरकारों और प्रशासन की लापरवाही से निजी कब्जे में बनी रही। यह प्रक्रिया यदि संवेदनशीलता और संवाद के साथ होती तो टकराव से बचा जा सकता था, मगर भारी पुलिस बल, अस्पष्ट संचार और भरोसे की कमी ने सर्वे को बेदखली की आशंका में बदल दिया। नतीजा, हाईवे जाम, रेलवे ट्रैक पर अवरोध, पथराव और फिर एफआईआर, गिरफ्तारी और फिर दमनात्मक कार्यवाही। अचानक सख्ती हुई, वो भी बिना तैयारी और मानवीय दृष्टिकोण के, केवल इसलिए कि अदालत ने हस्तक्षेप किया। शासन ने संवाद की जगह बल प्रयोग करना ज्यादा उचित समझा। एक ओर ऋषिकेश में अदालत के आदेशों के नाम पर कार्रवाई, दूसरी ओर लैंड जिहाद जैसे शब्दों के जरिए अतिक्रमण को धर्म विशेष से जोड़ने की मुहिम। यदि मुद्दा जंगलों की रक्षा और भूमि की वैधानिकता है तो पैमाना एक जैसा होना चाहिए। कानून धर्म नहीं, दस्तावेज, अधिकार और प्रक्रिया देखता है। यहीं धामी सरकार की स्थिति असहज हो जाती है। क्या ऋषिकेश के वो निवासी जो 40 वर्षों से बसे हैं वो अपराधी हैं, अतिक्रमणकारी हैं? मुख्यमंत्री धामी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ऋषिकेश की वन भूमि में बसे लोग लैंड जिहाद मानसिकता के लोग हैं या वो ऐसे नागरिक हैं जिन्हें लगातार सरकारों ने नजरअंदाज किया और अब उसी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि वो अपराधी नहीं है तो अन्य जगहों पर चयनात्मक सख्ती राजनीतिक पक्षपात को उजागर करती है, और यदि वे पीड़ित है तो सरकार का दायित्व है कि वह उनके पुनर्वास, वैध नियमितीकरण और मानवीय समाधान दे, न कि लाठियां और सामूहिक मुकदमे। बनफूलपुरा वाले मामले को ही देख लीजिए, जहां धामी सरकार ने अति सक्रियता दिखाते हुए कोर्ट के फैसले से पहले ही वहां जेसीबी तैनात कर दी और खुद ही माहौल को संवेदनशील बना दिया। ये अति सक्रियता भी धामी सरकार की परेशानी बन रही है, जबकि जिन मामलों में सक्रियता दिखानी चाहिए उन मामलों में सरकार और उनका प्रशासन देरी कर देता है। अब ये मामला ही देख लीजिए जिसमें आरोप है कि त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा पर 9 दिसंबर को चीनी मोमो जैसे नस्लीय तानों के साथ हमला हुआ। 20 दिन तक सिस्टम खामोश रहा। 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। उसी दिन स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया ने खबर दिखाई। उसके बाद ही राष्ट्रीय मीडिया की भी नींद खुली। सोशल मीडिया पर 2-3 दिन का जबरदस्त आक्रोश होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नींद से जागे और पीआर कॉल का फैसला हुआ। एंजल के पिता से बात करने का समय और नंबर धाकड़ धामी को सबसे आखिर में मिला जब छात्र की मौत हो गई। संभवतः एंजल के पिता से बातचीत को भी सलाहकारों की सलाह के चलते ही धाकड़ धामी ने रील कंटेंट बनाकर रख दिया। एक पिता ने, एक परिवार ने आरोपों की अगर माने तो नस्लीय हिंसा में अपने जवान बेटे को खो दिया और मुख्यमंत्री रील बनाकर संवेदनाओं का मार्केटिंग कैंपेन चला बैठे। ऐसे लगा कि यह संवेदनशील शासन नहीं बल्कि कैमरे के सामने जिया गया किरदार हो, जिसमें संवेदना से अधिक रील फ्रेंडली सहानुभूति ज्यादा दिखाई दी। इस युवा मौत पर देहरादून पुलिस का कहना है कि एंजल पर हुआ खूनी हमला नस्लीय भेदभाव का मामला नहीं था बल्कि छात्रों के बीच हुए विवाद का नतीजा था, जिसने भयावह रूप ले लिया, जबकि चश्मदीद कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एंजल चकमा के परिजनों ने भी पुलिस कप्तान के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें हमले को जातीय और नस्लीय हिंसा न मानने की बात कही गई है। सवाल सीधा है, घटना का चश्मदीद और शिकायतकर्ता माइकल क्या झूठ बोल रहा है या फिर मित्र पुलिस सच को अपनी सुविधा के मुताबिक गढ़ रही है? परिवार का आरोप स्पष्ट है कि पीड़ित की गवाही को दरकिनार कर पुलिस अपनी बनाई हुई थ्योरी पूरे देश के सामने परोस रही है। मैं भारतीय हूं, मुझे मत मारो।
आरोप के अनुसार खुद पर जानलेवा हमला होते समय त्रिपुरा का युवा छात्र एंजल चकमा बोलता रहा कि वह एक भारतीय है, लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी और एंजल को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी 20 दिन बाद मौत हो गई। देश एक दिन में खत्म नहीं होते, वह धीरे धीरे टूटते हैं जब नफरत सामान्य बना दी जाती है और सत्ता जवाबदेही से बचती है। एंजल की उत्तराखंड में हुई हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुकी है। शर्मनाक यह है कि आरोपी उत्तराखंड के भी हैं। कानून व्यवस्था के ऐसे ही हालातों की वजह से देवभूमि कानूनहीनता और सामाजिक शरण की खबरों से पहचानी जा रही है। ये गिरावट भी भाजपा सरकार और उसके मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शासन की असफलता को उजागर करती है। चिंकी, चीनी, मोमो जैसे नस्लीय ताने वही हैं जिनका सामना उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लोगों को भी गाहे बगाहे दिल्ली, एनसीआर जैसे शहरों में करना पड़ता है। सब जानते हैं यह अपमान कैसा लगता है, फिर भी जब यही नफरत उत्तर पूर्व के किसी नागरिक पर बरसती है, हम खुद को उसमें नहीं पहचान पाते। बताइए, जो युवक खुद को भारतीय बोल रहा है और जिसके पिता खुद बीएसएफ में राष्ट्र सेवा में तैनात हैं, उसे चाइनीज बताकर पीटा गया। ये कोई अलग थलग घटना नहीं थी, ये उस नस्लवाद का परिणाम है जहां चेहरों का मजाक उड़ाकर नफरत के बाजार को गर्म किया जाता है। राजनीतिक खामोशी उसे और मजबूत करती है। यही खामोशी भी इस तरह के अपराध में साफ तौर पर साझेदार दिखाई देती है। समय यह है कि राजनीति और धर्म का नेतृत्व करने वाले मठाधीशों को अब बोलना होगा कि धर्म का अर्थ मानव की स्वतंत्रता और पवित्रता है। एंजल चकमा एक गर्वित भारतीय थे। यदि हमने रोजमर्रा के नस्लवाद और उसे पालने वाली दंडहीनता का सामना किया तो ऐसे मामले दोहराए जाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष और दिल्ली में बैठे वामपंथी संगठनों पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जांच को खुला बताते हुए कहते हैं कि यदि परिवार नए बयान देते हैं तो उन्हें शामिल किया जाएगा। हालांकि देहरादून कप्तान का कहना है कि अब तक नस्लीय गाली का कोई एंगल सामने नहीं आया है। एंजल के भाई माइकल, जो अपराध के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, और पिता तरुण चकमा, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हैं, ने मीडिया को बताया है कि हमलावरों ने चाइनीज, चिंकी, मोमो जैसे शब्द कहे, जिन पर आपत्ति के बाद मारपीट हुई। इसके उलट पुलिस का कहना है कि मूल शिकायत में नस्लीय नहीं बल्कि जाति सूचक शब्द दर्ज थे और परिवार ने 27 दिसंबर तक पुलिस को नस्लीय गालियों की जानकारी नहीं दी। पुलिस ये भी कहती है कि मीडिया में आए बयानों की भी उन्हें जानकारी नहीं थी। अब सामने आई है ऐसी बातें तो अब जांच की जाएगी। इस पूरी कड़ी में सबसे चिंताजनक बात यह है कि राजनीतिक बयान जांच से आगे निकलते दिख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार कभी गलत काम कर ही नहीं सकती, और बीजेपी उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये जोड़ते हैं कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता गलत करने का साहस नहीं कर सकता, तो ये धारणा बनती है कि निष्कर्ष पहले तय है, जांच भले बाद में हो। कुल मिलाकर सरकार सवालों के घेरे में है, जिसमें एक और मामला है जो सरकार की कार्यशैली को उजागर करता है। ये मामला प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभाग आबकारी से जुड़ा है, जिसमें नियमों का मजाक कैसे बनाया जाता है, इस खबर से आपको पता चलेगा। एक कहावत आपने अक्सर पुराने लोगों के मुंह से सुनी होगी। जब भी कोई बीमार पड़ता था तो बुजुर्ग लोग यही पूछते थे कि दवा दारू ली है या नहीं। आज इस कहावत को उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने साकार कर दिया है। कैसे, इसको आपको विस्तार से समझना होगा। दरअसल उत्तराखंड के दो प्रसिद्ध फल माल्टा और काफल, जिनको कई तरह से रोग निवारक भी माना जाता है, यानी वो दवा के काम में बहुतायत इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन अब अगर आपको किसी के हाथ में माल्टा या काफल नाम से प्लास्टिक बेस्ड टेट्रा पैक मिले तो आप इसे दवाई समझने की भूल न करें या आंख बंद करके न खरीदें, क्योंकि असल में ये कोई दवा नहीं बल्कि दारू यानी शराब है, जिसे सरकार ने टेट्रा पैक में बेचने की अनुमति दी है। अब आप सोचेंगे कि भला इस फैसले से नुकसान भी क्या है, तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसके फायदे किसको और कैसे होंगे ये जान लीजिए। सबसे पहले इसमें पैकिंग कंपनियां जो इसको पैक करने का ठेका लेंगी उनकी बल्ले बल्ले है। दूसरा, कांच की बोतल की अपेक्षा प्लास्टिक की पैकिंग बहुत सस्ती होती है, जिससे इसके खरीदार भी बहुत आसानी से और ज्यादा तादाद में मिल जाते हैं। इसमें खरीदने वालों का भी फायदा ही फायदा है। टेट्रा पैक खरीदकर जेब में रखकर पीने वाला इसे कहीं भी खड़े होकर पी सकता है, और वो बच्चे भी इसको बैग में रखकर घर तक ले जा सकेंगे जिनको अपने माँ बाप से डर होता है।
खुद उनके सामने पी सकेंगे और घर के बड़े यही सोचेंगे कि बच्चा जूस पी रहा है। यानी कंपनी के साथ साथ शराब कारोबारियों की और पीने वालों की भी मौजा ही मौजा। याद रहे, उत्तराखंड के पारंपरिक फलों में शुमार काफल और माल्टा को लोग दवा के तौर पर बेचते आए हैं, लेकिन अब ये शराब बनाकर पेश की जा रही है। और सोचिए कि पहाड़ की पहचान देश विदेश तक पहुंचाने वाले इन फलों के नाम पर ही शराब कंपनियों ने इस मदिरा के नाम भी रख दिए हैं, जिसमें सरकार ने भी इनको हरी झंडी दे दी है। सरकार को न नामों से आपत्ति है और न टेट्रा पैक से। खैर, सरकार को भले इस पर आपत्ति न हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या ये जूस है जो इतनी आसानी से बिकने की व्यवस्था कर दी गई है? कोर्ट ने पूछा कि आखिर सरकार ने इस तरह के पैकेट में शराब बेचने की इजाजत कैसे दी। हालांकि कोर्ट का ऐसा कथन किसी और केस की सुनवाई के दौरान था, लेकिन कोर्ट ने जो चिंताएं जाहिर की वो उत्तराखंड के लिए भी हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि यह बहुत खतरनाक है। इसे तो बच्चे बैग में आसानी से स्कूल कॉलेज ले जा सकते हैं, माँ बाप को धोखा दे सकते हैं। कोर्ट ने इतना तक कहा कि अगर कोई जनहित याचिका दायर करता है तो हम इसकी जांच करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही ये मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट भी पहुंचा। दरअसल उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति में देसी मदिरा के पौओं को टेट्रा पैक में बिक्री की अनुमति दी, जिसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ नरेश चंद्र नामक व्यक्ति कोर्ट पहुंचे और पर्यावरण को इससे होने वाले नुकसान से आगाह करवाया। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर सरकार इसे लागू करना चाहती है तो पहले इसको रिसाइकिल करने की योजना बनाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार 10 रुपए लोगों को दे जो भी खाली टेट्रा पैक वापस करता है, इससे इन्हीं का दोबारा उपयोग हो और पर्यावरण को नुकसान ना हो। और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती तब तक इस पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने तो पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई, लेकिन सरकार को इसके बाद भी कोई चिंता नहीं हुई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सरकार ने वर्ष 24-25 की आबकारी नीति में न पर्यावरण की चिंता की और न ही कोर्ट के आदेश की। सरकार ने फिर इस टेट्रा पैकिंग की अनुमति दे दी। जिस नियमावली को सरकार ने टेट्रा पैक की रिसाइकलिंग हेतु सरकार या शासन स्तर पर बनाना था, उसके बजाय आबकारी आयुक्त ने इसकी जिम्मेदारी पैकिंग करने वाली कंपनियों के माथे पर ही डाल दी, यानी सिर्फ खाना पूर्ति कर दी, ताकि कागजों में यह दिखाया जा सके कि रिसाइकलिंग की व्यवस्था हो चुकी है। यानी अपना काम दूसरों पर थोप कर अपनी पीठ खुद ही थपथपा डाली। प्रतीत यही होता है कि आबकारी विभाग के काबिल अधिकारियों ने भी शायद पिछले ही आदेश को कॉपी पेस्ट करके आगे सरका दिया। सनद रहे कि इस विभाग के मुखिया भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही हैं। कुल मिलाकर जब सत्ता सवालों से भागने लगे, जब जवाबदेही की जगह बचाव पर आ जाए और संवेदना कैमरे तक सीमित हो जाए, तो जनता का भरोसा टूटने लगता है। उत्तराखंड आज सिर्फ एक राजनीतिक संकट से नहीं गुजर रहा, बल्कि एक विश्वास के संकट से भी गुजर रहा है। अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगना राजनीति नहीं है। एंजल चकमा के लिए सच पूछना देशद्रोह नहीं है। अगर हर सवाल को राजनीतिक साजिश, वामपंथी नैरेटिव या सोशल मीडिया अफवाह कहकर टाल दिया जाएगा, तो फिर लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक सिमट कर रह जाएगा। आज सवाल यह नहीं कि भाजपा सही है या प्रदेश की जनता। याद रखिए, सरकारें चुनाव जीतकर बनती हैं, लेकिन इतिहास में वही सरकारें टिकती हैं जो सवालों से डरती नहीं बल्कि उनका सामना करती हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।